वेलकम बच्चों, बहुत दिन हो गए 12th क्लास का लेक्चर नहीं आया। तो अपना नमस्ते फिजिक्स चैनल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें आप लोग अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बढ़ने का कारण एक ही है। दूसरा कारण हो सकता है क्या? बढ़ने का कारण एक ही है कि मैं लगन से पढ़ाऊँ और आप लगन से पढ़ें। चैनल बढ़ता जाएगा, बच्चे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ पढ़ के आगे निकलते जाएंगे। आज हम थर्ड यूनिट को ले रहे हैं और इसके लिए पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों को रिवीजन में क्लास चलने में दिक्कत आती है, ठीक। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व इस यूनिट का नाम है। इसको हम, वो तो नाम हिंदी में लिखा है, मतलब हिंदी में पढ़ ही रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, यू नो आई टीच द सेम सब्जेक्ट इन इंग्लिश ऑल्सो। मैं सारी चीज़ें, ये मेरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ। बट वॉट आई हैव डिसाइडेड टू टीच इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आई विल रिकॉर्ड द सेपरेट वीडियोज़ एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट द वीडियोज़ विल बी सेपरेट। आप लोगों के लिए अलग लेक्चर्स होंगे, इंग्लिश वालों के लिए अलग लेक्चर्स होंगे। हिंदी में इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में हिंदी नहीं। हिंदी में इंग्लिश तो चलेगी, लेकिन इंग्लिश में हिंदी वालों को, इंग्लिश में हिंदी जाने से उन लोगों को बड़ा ऐसा लगता है ना, ऐसा जैसे इज्जत कम हो रही हो, है ना। तो अपन लेकिन हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये कैसे खोज हुई, इसकी कैसे उत्पत्ति हुई? एक वैज्ञानिक थे ओस्टेड। वैज्ञानिक ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किए। उनने ये पाया कि कहीं पे अगर करंट पास हो रही है, कौन सी वाली करंट? डीसी करंट। दो तरह की होती है, एसी और डीसी। हम आगे पढ़ेंगे एसी करंट। अभी केवल इतना बता दें कि ऐसी धारा जिसकी दिशा नियत होती है, दिष्ट धारा कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। तो अगर कहीं पर धारा बह रही है और उसके बगल में अपन क्या रख दें? मैग्नेटिक नीडल रख लें। मैग्नेटिक नीडल जानते हो ना, आजकल मोबाइलों में उत्तर दक्षिण बताता है ना, ये नॉर्थ साउथ बताता है। तो ये डिफ्लेक्ट होती थी, मतलब इस पर बल लग रहा था, ये पास आ रही थी, दूर जा रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक। तो इनने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, धारा बंद कर दें तो सुई कहाँ ठहरेगी? उत्तर दक्षिण में ठहरेगी, हमेशा नॉर्थ साउथ में ठहरेगी, नॉर्थ साउथ में ठहरेगी। लेकिन अगर धारा बहाएं तो ये क्या हो रही? डिस्टर्ब हो रही थी, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, अंदर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, जो भी। धारा बंद करें तो ज्यों की त्यों उत्तर दक्षिण में आ रही थी। धारा की दिशा पलटी इनने तो इसकी दिशा भी पलट रही थी। जैसे सुई इस तरफ जा रही है धारा ऊपर को जाने पर, तो धारा नीचे को की तो सुई इस तरफ चली गई। धारा इधर जाने पर सुई इधर जा रही थी, धारा की दिशा पलटने पर सुई के घूमने की दिशा भी बदल गई। पक्का इन्हें निष्कर्ष निकाल लिया कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी घटना का नाम रख दिया गया क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गई बच्चों बात? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक ओस्टेड ने की। ओके, अब धारा बहाने पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो होगा, लेकिन किस दिशा में होगा, कहाँ को होगा? जैसे अभी हम अंदाज से बता रहे थे, अंदाजा नहीं, एग्जैक्ट बताइए किस दिशा में होगा, कहाँ को होगा, ठीक। इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि कोई सीधा धारावाही चालक है, कैसा होना चाहिए? सीधा धारावाही चालक, और इसके कारण आपको यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो क्या करेंगे आप? अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह से खोलिए, ऐसी नहीं खोल रहे हैं, ऐसी खोलना है। कैसी? अंगूठा और अंगुलियां लंबवत रहें। अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार खोलें कि अंगूठा एवं अंगुलियां परस्पर लंबवत हों
और अब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो ऐसा हो सकता है ये, और ऐसा भी हो सकता है। दो हो सकते हैं ना, लेकिन एक होना चाहिए। क्या? अंगूठा हो धारा की दिशा में और उंगलियां हो अभिष्ट बिंदु की ओर, तो हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर। ऐसे आशीर्वाद देते तो आशीर्वाद ऐसे निकलता। देखो तुम लोग को आशीर्वाद आ रहा होगा, आया ना आशीर्वाद, है ना? तो ये आशीर्वाद जो निकल रहा है ऐसे बाहर को, जो हथेली के तल के लंबवत बाहर है, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ आएगी? अंदर को कि बाहर को? ऐसे देखो ना, अंगुली को ऐसे घुसा दो, अंदर आएगी कि नहीं आएगी? तो अंदर की दिशा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गए? सीधे धारावाही चालक का नियम लिखना चाहते हो? यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां एवं अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, और अब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियां उस बिंदु की ओर हों जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो अभीष्ट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे ये है, ये धारावाही चालक है, हमने कहा आपके सिर पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालो, तो हम क्या करेंगे? दाहिना हाथ खोला, अंगूठे को ऊपर ले गए, अंगुली आपकी तरफ कर दी, तो ये आ गया इधर को, आ गई ना ऐसे हथेली के तल के लंबवत, इधर आ गई। अब हम कहें इधर नहीं, बोर्ड पर निकालो, इसी के कारण ऐसा, तो बोर्ड पर निकालें तो हम ऐसा पकड़ेंगे और अंगुलियां ले जाएंगे बोर्ड की तरफ, तो इधर आ जाएगी धारा की दिशा। कुल मिला के समझ में आ गया कि नहीं आया? अब अगर मान लो हम धारा की दिशा पलट दें, धारा नीचे को प्रवाहित करें और हम कहें बिंदु P पर आप निकालो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर कैसे आएगी? फिर इसी नियम से अंगूठा नीचे को जाना चाहिए, अंगूठा नीचे ले चलो, अंगुलियां बिंदु P की ओर ले चलो भाई। तो ये कैसे हो रहा है? अंगूठा देखो ये बना, दाहिने हाथ होना चाहिए, अंगूठा नीचे और अंगुलियां इधर को, तो देखो आशीर्वाद आप लोगों की तरफ आ रहा ना, बाहर को आ रहा। तो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तल के लंबवत बाहर की ओर। ये दो संकेत आप समझ लीजिए, है ना? ये संकेत नहीं समझ पाते, इसका मतलब होता है तल के लंबवत अंदर की ओर। कहीं ऐसा लिखा है, इसका क्या अर्थ होगा? तल के लंबवत अंदर की ओर, और कहीं पे अगर ये लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, इसको भी समझा दूं कैसे? ये देखिए, ये कोई तीर है, ये कोई एरो है, ये कोई तीर है, ठीक, तीर का ये हेड है और तीर का ये टेल है। तो जब ये तीर अंदर घुसेगा, तीर को अंदर घुसा दो तो पीछे क्या दिखेगी? टेल दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यानी तल के लंबवत अंदर की ओर प्रदर्शित कर रहा है तो टेल बताएंगे हम। और ये बाहर निकल के आ रहा है, बाहर निकल के आ रहा, तो क्या दिखेगा? हेड दिखेगा, सिर दिखेगा इसका, देखो ये दिखेगा, आगे टिप दिखेगा। तो जब ये बाहर को आ रहा होगा तो ये दिखेगा, तो तल के लंबवत बाहर की ओर ये होगी दिशा और तल के लंबवत अंदर की ओर ये होगी। समझ में आ गया? एक नियम समझ में आ गया? ठीक, तो इसके तो खूब सारे नियम है, 5-6 नियम है, 7 नियम में एक आध और बता दे रहा, आगे बढ़ते हैं। और है ना, कोई एक नियम दिमाग में रख लो, उससे सारी दिशाएं निकलती चली आएंगी। हाँ, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है? पहले तो दूसरे नियम का नाम बताओ। दाएं हाथ की हथेली के नियम, एक है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड थंब रूल। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इससे भी सीधे धारावाही चालक में प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलती है। कैसा? जैसे चालक में धारा ऊपर को प्रवाहित हो रही है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसको हम क्या करेंगे? दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे, ऐसे मुट्ठी बांध के, कि अंगूठा जाएगा कहाँ को? धारा की दिशा में। तो अंगुलियों के जो मुड़ने की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखना जरा आप, ये धारावाही चालक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ कैसे उत्पन्न होगा? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालें। तो ऐसा पकड़ो कि जे जाए ऊपर हो, मुट्ठी बांध लो, तो ऐसा सर्कल बन गया। ऐसा कैसा? बोर्ड के अंदर घुस गया,
टक घुस गया, बोर्ड फूट गया, दीवार के अंदर घुस गया, ऐसा बन गया है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। इसको बोर्ड के अंदर घुमा दो, तार को बीच में कर दो, ऐसा सर्किल बन जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी सीधे धारावाही चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, इस तरह का होगा। ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये कैसा है, इस तल के लंबवत है। ये ऐसे है ना, ये धारावाही चालक, तो इसके चारों तरफ ऐसे वृत्त बन गए। अब ये चेक करो कि ये दोनों एक जैसा उत्तर दे रहे थे कि अलग अलग दे रहे थे। बिंदु P पे निकालना है तो कहाँ को आ रही थी, अंदर को आ रही थी इस नियम से, और इस नियम से पकड़ो, सो ऐसे पकड़ो, ये कहाँ घुस रही, चूड़ी कहाँ घुस रही, अंदर ही को घुस रही थी, नहीं तो घुस रही। और इस तरफ देख रहे थे तो कहाँ को आ रही थी, बाहर को आ रही थी। और इस नियम से पकड़ने वाले नियम से देख लो, सो भी बाहर आ रही है, अंगुलियाँ बाहर आ रही हैं। ठीक, तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकालो, चाहे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालो। ठीक, दोनों से एक ही आंसर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही आएगी। चलो एक और देख लें, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नियम, पेंच, दक्षिणावर्ती पेंच नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो दक्षिणावर्त मतलब साउथ है ना, ये हुआ दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा है। या सारे नट बोल्ट जो बनते हैं चूड़ियाँ गाड़ियों के जो कसे जाते हैं वो ऐसे बनते, दक्षिणावर्ती होते हैं। उनको ऐसा घुमा तो वे कसते हैं, अंदर को घुसते हैं, ये दक्षिणावर्ती कहलाता है। और पुराने पहले टोड़ल बनते थे, महिलाएं पहनती थी, सोनियों के यहाँ भी उल्टे बने देखे मैं, हमने अपनी दादी वगैरह के देखे, तो यहाँ से घुमा तो वे खुलते हैं। अरे ये पेन उल्टा घूमता है, पेन को दक्षिणावर्ती नहीं है, पेन वामावर्ती है। ये अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने ही है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था इस पेन से तो मैं 1 साल तक इसको कैसे खोलता, दांत में पकड़ के जोर से खींचता था, एक दिन धोखे से उल्टा घुमा दिया तो खुल गया था। जे ऐसे में कसती है हर चीज़ दुनिया में सब जगह, लेकिन ये पेन जो है ऐसे में खुलता है, ये ऐसे में कसना चाहिए। अरे तेरी ये देखो मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, ये खुल रहा है आपकी तरफ। ठीक, खैर ये नियम समझ लीजिए। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहता है कि यदि दक्षिणावर्ती पेंच को इस तरह से घुमाओ कि स्क्रू धारा की दिशा में आगे बढ़े, समझना, मान लो ये धारा की दिशा है तो ऐसा घुमाओ कि जो ऊपर को बढ़े, तो ऐसा घुमानी है तो खोलना पड़ेगा, हमें खोलना पड़ेगा, मतलब ऐसा ऐसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, और ऐसा ही ऐसा तो इधर आ रहा है, देख लो। तो इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकालो, आंसर सबसे एक ही आना है। चलो एक और होता है एम्पियर का तैरने का नियम होता है, एक स्नो रूल होता है। ये सब इतना अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे अब, ये नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट और हो जाएगा, है ना, और समस्या बन जाएगी कि इतने सारे नियम बता दिए। वो तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपन धारा की दिशा निकाल लेंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लेंगे। एक लेकिन और हमारा मन हो रहा है, एक नियम और देख लो आप, है ना, एक नियम और समझ लो, दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम। क्या कहा भाई, दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम। ये क्या है भाई, राइट हैंड फिस्ट रूल, दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम। ये क्या होता है भाई, दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम। दाएं हाथ की मुट्ठी का जो नियम है ये है वृत्तीय धारावाही चालक के लिए। काय के लिए, वृत्तीय धारावाही चालक के लिए है ये नियम, सीधे धारावाही चालक के लिए नहीं है। जैसे ये कोई वृत्तीय धारावाही चालक है, इसमें विद्युत धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को आएगा, केंद्र पर। तो इसको दाहिने हाथ की मुट्ठी से निकालते हैं। दाहिने हाथ की मुट्ठी इस तरह से बांधो कि अंगुलियां कहाँ घूम जाएं, धारा की दिशा में घूम जाएं। तो अंगूठा आएगा अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये बाहर की तरफ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कहाँ को होगा, बाहर की तरफ होगा, आपकी तरफ होगा। लेकिन अगर हम धारा की दिशा पलट दें, धारा की दिशा पलट दें, कैसे कर दें, हम ऐसी धारा बहा दें, तो इसको अब आप दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ो,
धारा की दिशा में ले जाओ उंगलियों को, ये ले गए ऐसे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इधर आएगा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, इधर अंदर की ओर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, पक्का आया, कच्चा आया? तो वैसे आगे पढ़ाएंगे चुंबकीय प्रभाव में कि बाहर की ओर आ रहा है माने यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। एक मिनट, हाँ बाहर की ओर आ रहा है यानी उत्तरी ध्रुव बन रहा है। आगे पढ़ेंगे अपन इसको, ये देखो एन बन रहा है, एन की दिशा में है ना, और जो एस की दिशा में है धारा। तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा, यहाँ दक्षिण ध्रुव बनेगा। खैर ये तो हम बाद में देखेंगे, फिर भी लेकिन लिख लेना अभी आप लोग। तो ये हो गया क्या, जो धारावाही चालक है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा किस दिशा में होगा, कैसा होगा, ये पता चला। लेकिन कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए दो वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया और एक नियम दिया जो कहलाता है बायो-सैवर्ट नियम। क्या है? बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, बायो-सैवर्ट नियम। बायो-सैवर्ट साहब ने क्या कहा, जो एक जन नहीं थे, जो दो लोग थे, दो साइंटिस्ट, इनने मिलकर बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये इन लोगों ने बताया, दो लोगों ने मिलकर। कैसा? जैसे कोई एक ये धारावाही चालक है, इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, समझ लेना अच्छे से, है ना, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, समझ रहे हो। और इसका अगर कोई एक अपन अल्पांश ले लें, है ना, अल्पांश का नाम रख लें कुछ, ए भी नहीं रख रहा है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बी से बताएंगे हम, तो अल्पांश पी क्यू रखने में भी दिक्कत है। बताओ यार क्या करें, एक्स वाई इधर ले लिया, चलो सी डी ले लें, है ना, अल्पांश सी डी, जिसकी लंबाई ले ली हमने डी एल। डी एल जो थोड़ा बड़ा इधर हमने दिखाया है, ये बहुत छोटा होता है, अनंत सूक्ष्म होता है। तो इसके कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं, वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है ये कितना होगा इस बिंदु P पर, मान लो इधर से दूरी r है और ये कोण थीटा है। तो इन दो वैज्ञानिकों ने अपने नियम को 4 कथनों में दिया है। कितने कथनों में दिया है बच्चों? 4 कथनों में दिया है इन दो वैज्ञानिकों ने अपने नियम को। 4 कथन कौन से हैं भाई, कौन से हैं 4 कथन? पहला है कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, इतना तो ऊपर लिख गया, किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ठीक, क्या अल्पांश में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी धारा जितनी ज़्यादा जाएगी उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। दूसरी बात, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी अल्पांश जितना बड़ा होगा उतना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक, तीसरी बात, अल्पांश और अभीष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसके साइन थीटा के समानुपाती होगा। और चौथी बात, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जैसे कूलॉम साहब ने अपने नियम को 2 कथनों में कहा था, ये 2 वैज्ञानिक थे बायो और सैवर्ट, से इनके 4 कथन हो गए, है ना। 4 स्टेटमेंट्स को मिलाने पर एक नियम बन रहा है। 4 स्टेटमेंट्स कैसे मिलेंगे? इनने जो कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है आई डी एल साइन थीटा के समानुपाती है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और इधर अगर हम एक नियतांक ले लें, क्या ले लें? एक नियतांक ले लें तो k क्या हो गया? एक k है आनुपातिक नियतांक।
आनुपातिक नियतांक, और इसकी कहानी बड़ी है भाई, है ना। जैसा हमने स्थिर विद्युत में पढ़ा था इसका मान, ऐसा इसका मान माध्यम बदलने पे भी बदलता है और पद्धति बदलने पे भी बदलता है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है। ठीक, तो के लिए सारणी कैसे, तो बायो-सैवर्ट का नियम याद रखोगे ना, ये हो गया बायो-सैवर्ट का नियम। कौन? बायो-सैवर्ट का नियम जब भी बोलें तो ये आएगा, लेकिन के की जगह क्या आएगा हमें ये देखना है। तो के एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति और प्रयुक्त माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, आ जाओ जरा के का मान देख लें अपन। सॉरी, के का मान देख लेते हैं, है ना। कैसे? इधर ले लेते हैं पद्धति, तो पद्धति में हम ऐसा ही लेते हैं, नहीं तो फिर CGS लेते हैं, और इधर ले लेते हैं माध्यम। माध्यम में हम क्या करते हैं, माध्यम में ले लेते हैं वायु लेते हैं, या वायु की जगह क्या लेते हैं, निर्वात लेते हैं, और फिर इसकी जगह क्या करते हैं, अन्य माध्यम लेते हैं। तो ऐसा ही पद्धति में के का मान होता है μ0/4π, और CGS पद्धति में होता है 1। याद करना है, ये प्रायोगिक है, इसको याद करना है। ये निकाला गया वैज्ञानिकों की बड़ी मेहनत से, आपको टेबल बना के दे दी कि याद कर लीजिएगा। ठीक, इधर क्या होता है, μ0 × μr/4π होता है, और इधर μr होता है। या इसको ऐसा भी लिख देते हैं, कई अच्छी बुक्स में ऐसा भी मिलेगा आपको, μ/4π मिलेगा। तो म्यू खुद क्या होता है, μ × μr होता है, तो ये आ गया। अब μ0 क्या है, म्यू क्या है, μr क्या है, फिर समस्या हो गई। ठीक, तो μ0/4π का पहले तो आप मान याद रखोगे, कितना होता है, 10⁻⁷ Nm/A²। कितना होता है, Nm/A²। ये कैसे निकलेगा, ये आपको सरल तरीका, खैर वो चुंबकत्व से बताना पड़ेगा, ऐसे निकलता है। खैर अभी इधर शायद समझ में आएगा आपको, है ना। जैसे कूलाम का नियम होता है, ऐसे कूलाम का नियम चुंबकत्व में भी होता है, स्थिर विद्युत में होता है। तो N × m² आता है, और नीचे आता है, ये आता है इधर से kF/r²/m1m2। तो N × m², जो होता है A/m, और जो होता है A/m। खैर बाद में पता चल जाएगा, m² कट गया, N/m² बच गया। ठीक, तो ये इसका मान है, इसको याद रखोगे, ये समझ जाओगे आगे। अभी इसी में चुंबकत्व शुरू करेंगे जब, तब कूलाम का नियम पढ़ेंगे, निकाल के दिखा देंगे कैसे आया। त्रिक गुणा कर दीजिए तो अकेले μ0 का पता चल गया आपको कि ये हो गया। ठीक, फिर क्या, फिर सुनिए, μ0 का नाम क्या है क्या चीज़ है वास्तव में, ये है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। ठीक, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका मान इतना होता है। म्यू क्या है, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकनशीलता, और μr क्या है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता। μr क्या है बच्चों, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अरे आ रहा है ना, ठीक है, इसको याद कर लोगे। इन तीनों में क्या संबंध है, जो μr बराबर है, जो होता है μ/μ0। त्रिक गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, म्यू बराबर μ0 × μr। इसीलिए क्या देखो, μ0 × μr की जगह म्यू लिख दिया गया। तो इसको याद करना है, ये सिंपल टेबल है जिसमें आपको याद ही करना है। जैसा स्थिर विद्युत पढ़ना शुरू किया था, हमने याद किया था, ऐसा इसको प्लीज़ सारे लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक, अब इसमें आ रहा है कि इसके मात्रक क्या होंगे। मात्रक और समझ लेते हैं हम, dB के मात्रक, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक।
कोई भी भौतिक राशि जब हम पढ़ते हैं तो उसकी मात्रक जरूर पढ़ते हैं। टेबल बन जाएगी, है ना, बन तो सब जाएगा, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ आजकल घर बैठे मिल रहा, क्लास में पढ़ने नहीं जाना पड़ रहा है ना, सब कुछ घर बैठे। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं मात्रक की। हाँ, बी के मात्रक, बी माने क्या, बी इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह तो रहे हैं, ये हमारी आदत बन गई इसलिए, ये वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। क्या है ये, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र बोल देंगे हम कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। तो इसमें एक मात्रक होता है एसआई और एक होता है सीजीएस, ठीक। एसआई मात्रक इसका होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला, टी से दर्शाते हैं, और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। दोनों ही वैज्ञानिक के नाम है, बड़े जी से दर्शाते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर हैं दोनों। लेकिन जब पूरा मात्रक लिखते हैं तो छोटा टी और छोटा जी लिखते हैं। कई आजकल हम इंटरनेट पे देखते हैं, कई टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, वो इधर इसको कैपिटल टी लिख देते हैं, तो ऐसा लगता है उनके अंदर घुस जाए, कहें कि साहब इसको सुधार दो पहले, नहीं तो बच्चे गलत सीख जाएंगे। संकेत बड़ा लिखते हैं लेकिन पूरा नाम छोटा लिखते हैं। इनमें क्या संबंध होता है, तो ये बच्चों को बता दें अपन कितना होता है, लेकिन उनको याद नहीं होता है, ऐसे में भूल जाते हैं बच्चे। क्या, हमें तो बड़े बड़े लोगों को देखा भी नहीं बता पाते कि एक टेस्ला कितना होता है। हमने बता दिया, लेकिन उन लोगों को ऐसा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, है ना, कभी नहीं भूलोगे। देखो आप, बी फॉर क्या होता है, बफेलो, बफेलो होता है ना, और बी फॉर क्या होता है, भैंस, और भैंस क्या करती है, गोबर। गोबर कहाँ भरा जाता है बताओ, तसला में, ठीक है। तो टेस्ला हो गया तसला, गोबर हो गया जी। और एक तसला में कितना गोबर बनता है, 10 किलो बनता है कि नहीं बनता है, 10 किलो गोबर बनता है एक तसला में। और ये क्या हो जाएगा, किलो, यानी 1000 हो गया, और टी तो है ही है, तो ये हो गया 10 घात 4 टी, 4 जी, सॉरी जी है एक, ये है जी। तो 1 किलो तसला में 10, एक तसला में 10 किलो गोबर बनता है। तो देखो, एक टेस्ला में 10 किलो गॉस होते हैं, किलो यानी होता है 1000 बच्चों। तो बी फॉर भैंस, बी फॉर बफेलो, बी फॉर चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, है ना। और भैंस गोबर करती है, गोबर तसला में भरा जाता है, और एक तसला में 10 किलो गोबर बनता है, ठीक है। तो भाई इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो इससे सरल शायद कोई फिजिक्स पढ़ा सके, ये तो सबसे सरल तरीका है। द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग फिजिक्स, गोबर तसला से ही पढ़ा दिया है ना, भैंसों से घूरे से पढ़ा दिया है ना। गोबर फेंकने जाओ और याद करो आपको कि सर ने हमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी ऐसे ही याद करवा दिया है। तो बच्चों समझ में आया है। तो ये हमने आज इस लेक्चर का क्या कर लिया, इस लेक्चर की हमने भूमिका जमा ली, ठीक। अब इसके बाद ये लेक्चर स्पीड में शुरू होगा, तो अगले लेक्चर से आप लोग इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ शेयर करते रहिए, लाइक किया करो और कमेंट लिखा करो। आप लोग कमेंट कम लोग लिखते हो, कमेंट सारे बच्चे नहीं लिखते हैं। कमेंट लिखने से दूसरे लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, यूट्यूब को अच्छा लगता है, और पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को मज़ा आ रहा, पसंद आ रहा है, ठीक है। और मोहल्ले भर के जान पहचान सबके में सब्सक्राइब कर दो, जिससे भी दिखने लगें जल्दी सब्सक्राइबर्स। और जल्दी ही हम बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब ला रहे हैं यूट्यूब पर, है ना, मज़ा आने वाला है बहुत। नौकरी भी लगवा देंगे आपकी, कंपटीशन की तैयारी भी यूट्यूब पर ले आ रहे हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।